हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 का 16वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 16 का नाम है परदेश में बसा भारत। तो भारतीय मूल के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ भी बसे हैं, वहाँ उन्होंने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया है। अपने उत्सवों, धर्म ग्रंथों, भाषा और परंपराओं को उन्होंने परदेश में भी जीवित रखा है। तो इस पाठ में ऐसे कुछ देशों का जिक्र है जहां घूमने जाएं तो आपको अजनबी होने का एहसास होगा ही नहीं। तो भारत से बाहर जिन देशों में भारतीयों ने अपनी संस्कृति जीवित रखी है, उनके बारे में हमें इस पाठ के माध्यम से पता लगेगा और भारतीय संस्कृति का महत्व हम जानेंगे। उन देशों के बारे में बता पाएंगे जहां भारतीय संस्कृति जीवित है। तो भारतीय संस्कृति का और सभ्यता का परचम प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इस पाठ में कुछ ऐसे देशों का जिक्र है भारत से लोग रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे और वहीं पे बस गए। विदेश में रहते हुए भी वे अपना खान पान, रीति रिवाज, तीज त्योहार आदि को वैसे ही जीवित रखा जैसे भारत में। इन देशों की सूची में नाम आता है मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, कनाडा, गुयाना आदि। जो ये देश हैं उनमें भारतीय बहुत अधिक रहते हैं। इन देशों में भारतीय या तो जबरदस्ती गिरमिटाया मजदूर के तौर पर लाए गए या फिर स्वयं रोजगार की तलाश में वो आए। मॉरिशस में बसे दक्षिण भारतीय लोग सभी रीति रिवाजों का निर्वाह भारतीय तरीके से करते हैं, चाहे पोंगल का आयोजन हो, शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश या फिर बच्चे के जन्म के संस्कार। फिजी में चलने वाले अपने स्कूलों में भारतीय तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था है। थाईलैंड में भी भारतीयता का गहरा प्रभाव है। यहाँ गेरुए वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु और सोने संगमरमर से बनी बुद्ध की मूर्तियां जगह जगह दिखाई देती हैं। तो दुनिया के दूसरे देशों में भारतीय कलाओं के प्रति रुझान बढ़ा है और भारतीयों के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना भी बलवती हुई है। तो पाठ शुरू करते हैं। परदेश में जाकर एक नई दुनिया देखने का रोमांच किसे नहीं होता। हाँ, यह बात अलग है कि अपने देश जैसा खान पान और सुविधाएं होने पर भी भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता है। यानी कि विदेश जाने की इच्छा किसकी नहीं होती है। सभी लोग चाहते हैं कि हम विदेश जाएं, घूमें फिरें या रहें वहां पर। तो लेकिन जब अपना देश छोड़कर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का खान पान, वहाँ की जो सुविधाएं होती हैं, भाषाएं होती हैं, जलवायु होती है, वहाँ का रहना होता है और सांस्कृतिक जो ताने बाने होते हैं, वो छोड़कर हम विदेश की धरती से भावनात्मक यानी भावनाओं के आधार पर हम अपना अपनापन और जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक यानी इच्छा हर शख्स के मन में होती है कि हम विदेश जाएं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां कुछ दिन घूमने के बाद आप भारतीय संस्कृति से ऐसे अभिभूत हो जाएंगे जैसे आप भारत में रहते हुए भी नहीं हो सकेंगे। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जहां आप घूमने जाएंगे तो वहां पे भारतीय संस्कृति से इतने मुक्त हो जाएंगे वहां पे कि आप भारत वापस नहीं आना चाहेंगे। वहाँ की भाषा, खान पान के तौर तरीके, पारंपरिक भारतीय वेशभूषा और धार्मिक रीति रिवाज देखकर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही हो। यानी कुछ कुछ विदेशों में इतने अधिक भारतीय बसे हुए हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम विदेश में भी आए हैं। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने सागर पार जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया। इनमें से कुछ ऐसे थे कि रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे, तो कुछ को अंग्रेजी शासन काल के दौरान जबरदस्ती लाया गया था। कुछ जगहों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुंची कि वहां के लोगों को इसने आकर्षित किया। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए इसे अपनाया। आध्यात्मिक यानी अध्यात्म या धर्म से संबंधित जो शिक्षा होती है, उसके सुख के लिए उन्होंने ये अपनाया। इस तरह इसकी जड़ें दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत गहराई तक जमती चली गई। मॉरिशस, तो यहाँ पे हमें मॉरिशस के बारे में बताया गया है कि भारतीय जीवन शैली और उसके संस्कारों को अपने भीतर बसाए हुए देशों की चर्चा के क्रम में सबसे पहला नाम आता है मॉरिशस का। मॉरिशस हिंद महासागर में मेडागास्कर से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित है।
तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए। बहुत छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे कि मॉरिशस हिंद महासागर में मेडागास्कर से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो यह भारत का ही एक राज्य है। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर लोगों को यहाँ लाया गया। कि भारत से 19वीं शताब्दी में गन्ने की जो खेती होती है उसके लिए भारत से मजदूरों को लाया गया उठा उठा के। शर्त बंद अथवा अग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण ये शर्त बंदी मजदूर कहलाए। यानी उन मजदूरों को लाया गया तो उनके साथ में कुछ शर्तें रखी गई, कुछ एग्रीमेंट किए गए, तो उन मजदूरों को यहाँ पे लाया गया तो उन मजदूरों को कहा गया शर्त बंदी मजदूर। अंग्रेजी का तत्सम शब्द एग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया। यानी अंग्रेजी का शब्द था एग्रीमेंट, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट जब किया तो वो हो गया गिरमिट। तो गिरमिट के अनुसार कार्य करने वाले गिरमिटिया बन गए। इन्हीं लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से अपनी नई दुनिया बसाई और अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखा। तो ये यहाँ पे आपको लर्न करने हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपने तीज त्योहारों के मामले में आज भी सभी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर पड़ने वाले पोंगल को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। शादी ब्याह की रस्में हो, गृह प्रवेश या फिर बच्चे के जन्म के संस्कार, सभी का निर्वाह भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है। भोज आज भी केले के पत्तों पर पूरी व साग सब्जी के साथ ही होता है। यानी कि दक्षिण भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, जो मॉरिशस में बसे हुए हैं, वो जो मकर संक्रांति के पहले जो पोंगल त्योहार आता है वो उतने ही उत्साह के साथ मनाते हैं। चाहे वो शादी ब्याह की रस्में हो, गृह प्रवेश हो या कोई बच्चे के जन्म के संस्कार, सभी संस्कार वो भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही वहां पर मनाते हैं। मॉरिशस पर लंबे अरसे तक फ्रांस का आधिपत्य रहा था। यानी कि मॉरिशस पर लंबे अरसे से फ्रांस का शासन रहा था और बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के स्वामित्व में आ गया और फिर उसके बाद में वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था। अतः यहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में हैं। अंडरलाइन कीजिए इनको। तो यहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी और भोजपुरी का भी यहाँ जबरदस्त वर्चस्व है। यानी कि जबरदस्त रूप से वो बोली जाती है, प्रधानता है उनकी भी यहाँ पे। यहाँ के कुछ लोग आपको हिंदी में जवाब भले ही ना दे सके, पर आप कहना क्या चाहते हैं यह वे खूब समझते हैं। गांवों में बिरहा और हर परोधी जैसे लोक गायन सुनने को मिलते हैं। मॉरिशस की युवा पीढ़ी के बीच हिंदी, भोजपुरी गीत और उर्दू गजलें खूब पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पे एकदम से पूरा भारतीय कल्चर जैसा ही हमें यहाँ पे दिखाई देता है मॉरिशस में। भारत में निर्मित धार्मिक टेलीविजन कार्यक्रमों का बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। यहाँ के गांवों, गलियों, सिनेमा घरों, दुकानों, बसों तक के नाम भारतीय हैं, जैसे नालंदा, सूर्यवंशी, बनारस, सम्राट, अशोक तथा अजंता आदि। तो घरों की जो बनावट है उसमें भी भारतीय वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा गया है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके हैं, यानी समाप्त हो चुके हैं। पक्षी डोडो के एकमात्र घर के रूप में विख्यात है। तो मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके जो पक्षी डोडो है, जो विलुप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसका एकमात्र घर के रूप में वहां पे वो विख्यात है। फिजी फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीप का समूह है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप वितिलेउ है। तो यहाँ पे ये सब अंडरलाइन कीजिए। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीप का एक समूह है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप वितिलेउ है। इसे पड़ोसी द्वीप के निवासी फिसी बुलाते थे, जिससे इसका नाम फिजी पड़ गया। मॉरिशस के बाद फिजी ही ऐसा देश है जहां अप्रवासी भारतीयों ने न सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करके रखा, अपितु विविध क्षेत्रों में कामयाबी के परचम फहराए और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो फिजी भी मॉरिशस के जैसे ही है, जहां सबसे अधिक भारतीय यहाँ पर बसे हुए हैं।
तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति को एकदम वैसे ही जिंदा रखा गया जैसे भारत में रखा गया है। फिजी में भारतीय और वहां के मिश्रित संगीत पर मौलिक धुनें जनमानस के व्यवहार का सामान्य हिस्सा है। फिजी की कुल आबादी का 38% भारतीय समुदाय है। पर्यटन और खेती उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। भव्यता एवं वैभव की प्रतीक दीपावली यहाँ भी पूरी आस्था और निष्ठा से मनाई जाती है। तो फिजी में भारतीय और वहाँ मिश्रित जो संगीत है वो हर एक जनमानस के व्यवहार का सामान्य हिस्सा है। तो फिजी की कुल आबादी का 38% भारतीय समुदाय है वहां पर, और पर्यटन और खेती उनके आय का प्रमुख स्रोत है। फिजियन भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी यहाँ संसद द्वारा मान्य राजभाषा, संसद के द्वारा मान्य की गई है हिंदी को वहां पे राजभाषा के रूप में। अखबार एवं टीवी में हिंदी खूब चलती है। हिंदी फिल्म संगीत भी खूब पसंद किया जाता है। फिजियन हिंदी का रूप यहाँ के लोकगीतों और ग्रामीण लोगों के वार्तालाप में बहुतायत मिलता है। फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। सन 1904 से आर्य समाज जहां भारतीयता की लौ जगाने में संलग्न है, आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएं यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। तो यहाँ पे फिजी में चलने वाले जो स्कूल हैं उनमें भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। आर्य समाज द्वारा संचालित जो संस्थाएं हैं तो यहाँ के शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं वो। आगे हम बढ़ते हैं थाईलैंड की तरफ। तो थाईलैंड, थाई शब्द का थाई भाषा में अर्थ है आजाद। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम है शाम देश। गौतम बुद्ध के प्रभाव वाले देश थाईलैंड में भारतीयता का गहरा प्रभाव रहा है। बौद्ध मान्यताओं की अंगुली थामे भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पूर्व थाईलैंड पहुंची थी। तो इसने वहां के परिवेश यानी कि वहां का जो वातावरण है उसके दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को इस तरह प्रभावित किया कि आज वह उनके जीवन एवं दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। गेरुए वस्त्र पहने, गेरुए यानी केसरिया रंग के वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु और सोने, संगमरमर व पत्थर से बनी बुद्ध की मूर्तियां यहाँ आमतौर पर देखी जा सकती है। तो थाईलैंड में बौद्ध भिक्षु और महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो अधिकतम देखी जा सकती हैं। यहाँ के लगभग 95% यानी 95% नागरिक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यानी उनको मानने वाले हैं, अनुसरण करने वाले हैं। यहाँ के बौद्ध मंदिरों की खूबसूरती लाजवाब है, ये अंडरलाइन करने लायक है सब कुछ। यहाँ की भाषा में इन मंदिरों को वाट कहा जाता है, यानी कि थाईलैंड की जो भाषा है उस भाषा में मंदिरों को वाट कहते हैं, जैसे हम मंदिर कहते हैं। पूरे थाईलैंड में 18,000 से भी अधिक वाट यानी बौद्ध मंदिर हैं। इन मंदिरों में विभिन्न प्रस्तरों यानी कि विभिन्न तरह अलग अलग तरह के पत्थरों वाली छतें बनाई जाती हैं। कई मंदिर स्वर्ण मंडित यानी सोने से जुड़े हुए गुंबद वाले भी हैं। बौद्ध मान्यताओं का केंद्र बिंदु करुणा है और थाई जीवन पर इसका अमिट प्रभाव है। थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीति कासेमसप द्वारा स्थापित ओरिएंटल कल्चरल अकादमी यानी प्राच्य संस्कृति प्रतिष्ठान में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए चीनी व थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। तो यहाँ पे थाईलैंड के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं वो कल्चरल अकेडमी जो है उसमें वेद, उपनिषद, गीता, पुराण और अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए संस्कृत भाषा, थाई भाषा के बाद थाई और चीन भाषा के बाद में संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी वहां पे शुरू किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा में भी भारत की खूबसूरत खुशबू महसूस की जा सकती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की शादियों में ढोल नगाड़ों पर भारतीय और कनाडा के मूल फ्रेंच निवासियों को उसी जोश खरोश के साथ नाचते गाते देखा जा सकता है। मक्के की रोटी और सरसों के साग और लस्सी से अब वे उतने ही वाकिफ हैं जितने कि भंगड़े और गिद्दे नाच से। तो यहाँ के जो कनाडा में ज्यादातर लोग पंजाबी लोग रहते हैं, तो वहां पे तो कनाडा में जो है मक्के की रोटी और सरसों के साग और लस्सी ये सब
बहुत ज्यादा प्रचलित है। वहां पे भंगड़ा और गिद्दा नाचा जाता है, कोई शादियों में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। तो कनाडा में लगभग एक सदी से तमाम भारतीय परिवार बसे हैं। आज यहाँ वे हर पर्व वैसे ही मिलकर मनाते हैं जैसे भारत में, चाहे बैसाखी हो या लोहड़ी या दिवाली हो या नवरात्र। भारतीय परिधानों के लिए भी यहाँ के लोगों में जबरदस्त आकर्षण है, यानी कि भारतीय परिधान, भारतीय वेशभूषा यहाँ के लोग पहनना बहुत अधिक पसंद करते हैं। और यहाँ पे हर एक त्योहार वैसे ही मनाया जाता है जैसे भारत में मनाया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है सरी शहर। इसकी सड़कों के किनारे भारतीय कपड़ों से सजी ढेरों दुकानें दिखाई दे जाती हैं। कनाडा के कई शहरों में हिंदू मंदिर हैं। इनमें सरी में ही स्थित जय दुर्गा देवस्थानम की अपनी अनूठी शान है। कनाडा में छाए पंजाबियों के गिद्दे और गुजरातियों के गरबे की गूंज से ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में यह देश भारतीय संस्कृति का ही सहोदर हो जाएगा। सहोदर यानी कि सगा भाई माना जाएगा कनाडा भारत का आगे आने वाले समय में। आगे हम पढ़ते हैं गुयाना। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित गुयाना भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति के कारण विख्यात है। अंडरलाइन कीजिए इसको। सामान्यतः यह ब्रिटिश गुयाना के नाम से अस्तित्व में है, जिसकी कुल आबादी के लगभग 50% नागरिक भारतीय मूल के हैं। दिवाली पर गुयाना में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। दिवाली एवं अन्य अवसरों पर भारतीय मूल के लोग नए वस्त्र पहनते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं तथा दूध और मावे से बनी मिठाइयों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। भारत के प्रमुख महानगरों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे पेड़े और खीर गुयाना में आज भी प्राथमिकता के साथ खाए जाते हैं। यानी कि भारत में दूध और मावे से जो मिठाइयाँ बनती है जैसे पेड़े और खीर, वो भारत में विलुप्त गायब होते जा रहे हैं ऐसे लग रहा है, लेकिन गुयाना में आज भी वो सबसे अधिक प्राथमिकता उनको दी जाती है, सबसे पहले वो बनाए जाते हैं। इनके अलावा नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देशों में भी भारतीयता का बोलबाला है। वहीं ट्रिनिटाड टोबैगो, कैरेबियन द्वीप तथा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय भी यहाँ की सांस्कृतिक और बौद्धिक शक्ति का परचम लहरा रहे हैं। मतलब कि भारतीय लोग कहाँ कहाँ नहीं रह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे देशों के नाम बताए गए हैं जहाँ पे भारतीय अपनी छवि छोड़ रहे हैं। भारतीय ध्यान और योग की लहर आज एशिया, यूरोप और अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भी फैल चुकी है। सन 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। अंडरलाइन करना है इसको। 84 देशों के लोगों ने इस आयोजन में एक साथ भाग लिया, जो एक विश्व कीर्तिमान बना। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि दुनिया भर में प्राचीन भारतीय विद्याओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और इन्हीं के साथ बढ़ रही है भारतीयों के प्रति स्नेह, सम्मान और सहयोग की भावना। तो यहाँ पे ये सारे जो देश हैं, यहाँ पे भारतीयों ने अपना परचम लहराया है। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं शुद्ध लेख की तरफ। शुद्ध लेख के लिए हमारे पास में शब्द हैं सांस्कृतिक, भावनात्मक, पारंपरिक, संस्कृति, जबरदस्ती, समस्या, अग्रीमेंट, आध्यात्मिक, आधिपत्य, लोकतांत्रिक, स्वर्ण मंडित, देवस्थानम, प्राथमिकता, अंतरराष्ट्रीय। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, हम विदेशी धरती से भावनात्मक जुड़ाव क्यों महसूस नहीं कर पाते? तो भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता। फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक हर शख्स के मन में होती है। ख है, मॉरिशस में कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित हैं? मॉरिशस में अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में हैं। हिंदी और भोजपुरी का भी यहाँ जबरदस्त वर्चस्व है। ग है, सरी शहर की क्या खासियत है? सरी शहर की खासियत यह है कि यहाँ की सड़कों के किनारे भारतीय कपड़ों से सजी ढेरों दुकानें दिखाई दे जाती हैं। घ है, थाईलैंड में आमतौर पर क्या देखा जा सकता है? गेरुए वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु और सोने, संगमरमर व पत्थर से बनी बुद्ध की मूर्तियां यहाँ आमतौर पर देखी जा सकती हैं। ड़ है, गुयाना में कौन कौन से भारतीय मिठाइयाँ शौक से खाई जाती हैं?
पेड़े और खीर गुयाना में शौक से खाए जाते हैं। लिखित का पहला प्रश्न है, गिरमिटिया का क्या अर्थ है? ये लोग कौन थे? गिरमिटिया का अर्थ है एग्रीमेंट के अंतर्गत आने वाले। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर लोगों को यहाँ लाया गया। शर्तबंद अथवा एग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण ये शर्तबंदी मजदूर कहलाए। अंग्रेजी का तत्सम शब्द एग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया और गिरमिट के अनुसार कार्य करने वाले गिरमिटिया बन गए। ख है, फिजी में भारतीयों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है? तो फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीयता की लौ जगाने में संलग्न है। आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएं यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। ग है, विदेशों में भारतीय संस्कृति की लौ कैसे पहुंची? विदेशों में भारतीय संस्कृति की लौ जगाने का श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने सागर पार जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया। इनमें से कुछ ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे, तो कुछ को अंग्रेजी शासन काल के दौरान जबरदस्ती लाया गया था। कुछ जगहों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुंची कि वहां के लोगों का इसने आकर्षित किया। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए इसे अपनाया। इस तरह इनकी जड़ें दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत गहराई तक जमती चली गई। आगे है, टिप्पणी कीजिए में पहला है ओरिएंटल कल्चरल अकादमी। थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रिदी कासिमसप द्वारा स्थापित ओरिएंटल कल्चरल अकादमी यानी प्राच्य संस्कृति प्रतिष्ठान में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए चीनी व थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारतीय ध्यान और योग की लहर आज एशिया, यूरोप और अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भी फैल चुकी है। सन 1915 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। 84 देशों के लोगों ने इस योजना में एक साथ भाग लिया, जो एक विश्व कीर्तिमान है। ड़ है, कनाडा में भारत की खुशबू कैसे महसूस कर सकते हैं? तो कनाडा में भारत की खुशबू रची बसी है। यहाँ लगभग एक सदी से भारतीय परिवार बसे हैं। यहाँ के कनाडा मूल के फ्रेंच निवासी पूरे जोश के साथ ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखाई दे जाते हैं। सरी शहर में भारतीय कपड़ों की ढेरों दुकानें हैं। कनाडा के कई शहरों में हिंदू मंदिर हैं। जगह जगह गिद्दे और गरबे की गूंज सुनाई देती है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। मॉरिशस कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। ख है, भारत के अलावा और किस देश में हिंदी राजभाषा के रूप में मान्य है? फिजी। फिजी में कौन सी संस्था भारतीयता की लौ जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? आर्य समाज। मॉरिशस के गांवों में कौन से भारतीय लोक गायन सुनाई देते हैं? बिरहा, हर परोरी। कनाडा में किन लोक नृत्यों की गूंज है? गिद्दा और गरबा। सोचकर लिखिए का प्रश्न है, त्योहार किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का आईना होते हैं। स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी देश की संस्कृति और परंपराओं में गहन संबंध होता है। पूजा, पर्व, उत्सव, मेले तथा नाच रंग इसके उज्जवल पक्ष हैं। त्योहार चाहे किसी भी देश के हों, उनको मानने के तौर तरीके, रस्में, पूजा पाठ आदि उस देश की संस्कृति और सभ्यता को ही परिलक्षित करते हैं। भाषा से व्याकरण का पहला प्रश्न है, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जीवन, जीवन के हैं जिंदगी, आयु, खुशबू, महक, सुगंध, जड़, मूल आदि, वस्त्र, कपड़ा, वसन। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्राचीन, नवीन, स्नेह, घृणा, सहयोग, असहयोग, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ में आए 10 भाववाचक संज्ञा शब्द चुनिए और उनके विशेषण शब्द बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा पहला है रोमांच का रोमांचक, भारतीयता भारतीय, गहराई गहरा, मेहनत मेहनती, परंपरा पारंपरिक, संस्कृति सांस्कृतिक, बनावट बनावटी, स्नेह स्नेहिल, सम्मान सम्मानित, सहयोग सहयोगी। प्रश्न संख्या 4 है, श और स के उच्चारण में बहुत बारीक अंतर होता है। तो यहाँ पे श, श और स वर्णों वाले 4 शब्द लिखने हैं। जैसे श, शंकर वाले श का है शैली, शर्तबंद, मॉरिशस, परिवेश। षटकोण वाले श का है भाषा,
आकर्षित, वेशभूषा, घोषित। स का है संस्कृति, सभ्यता, परदेश, समुदाय। प्रश्न संख्या 5 है, इन वाक्यों को पढ़िए। तो यहाँ पे संबंध बोधक अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। तो ये संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाक्यों में सही संबंध बोधक भरकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। येलो पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। मेरे घर के पास एक पुस्तकालय है। रमन रजत से अधिक बुद्धिमान है। वह ठंड के कारण मर गया। नानी जी कमरे के बाहर बैठी हैं। अनन्या का घर मेरे घर से दूर है। प्रश्न संख्या 6 है, निर्देशानुसार वाक्य बदलने हैं हमें ब्रैकेट में दिया गया है उसके हिसाब से। पहला है, यहाँ वे हर पर्व वैसे ही मनाते हैं जैसे भारत में। इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ वे हर पर्व भारत जैसे ही मनाते हैं। दीपावली पर वे लोग नए वस्त्र पहनते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं। सरल वाक्य में बदलना है इसको। तो दीपावली पर वे लोग नए वस्त्र पहनकर पूजा प्रार्थना करते हैं। तीसरा है, परदेश में जाकर नई दुनिया देखने का रोमांच किसे नहीं होता। इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। किसे यह रोमांच नहीं होता कि वह परदेश में जाकर नई दुनिया देखे। अगला है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले धूप निकल आई। सरल वाक्य में बदलना है। तो हमारे घर से बाहर निकलते ही धूप निकल आई। अगला है, मैंने कहानी की पुस्तकें पढ़कर अपने मित्र को दे दी। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो मैंने कहानी की पुस्तक पढ़ी और अपने मित्र को दे दी। आगे है प्रश्न संख्या 7, शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। तो पहले में आशीर्वाद, ये शुद्ध है। दूसरे में इकट्ठा, तीसरे में श्रृंखला, चौथे में युधिष्ठिर और लास्ट वाली लाइन में चरणामृत, ये शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे हमारे पाठ और उसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।